नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। हम ये आधुनिक काल के क्वेश्चन आंसर देखेंगे आज, जो PYQ चल रहे हैं उसमें से आगे की, मतलब एक पार्ट इसका डाला आधुनिक काल का, दूसरा पार्ट है, ठीक है, वो क्वेश्चन करेंगे। एक बात आपके लिए कहना चाहूँगी कि मतलब आप चाहते हो कि मतलब कोई ना कोई तुम्हें मतलब ये मोटिवेट करे, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये कि जैसे प्रेरित करे कि तुम ये काम करो, ये करो, बच्चों की तरह से। तो अगर तुम ऐसे करोगे ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अगर अपने अंदर से अभिप्रेरित हो, मतलब अंदर से ये लाओ कि हमें ये काम करना है, तभी हमारे मतलब जीवन सफल होगा या जीवन आगे हमारा सुंदर बनेगा, तभी आप ये काम कर पाओगे। अब अगर मान लो किसी ने प्रेरित कर भी दिया तुम्हें, तो कितनी देर प्रेरित मतलब रहोगे? एक दिन, 2 दिन, ठीक है। किसी ने बताया कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे हो जाएगा, तो तैयार हो गए हम करने के लिए। लेकिन वो कब तक रहेगा? एनर्जी वो दूसरा जो हमें देता है ना, वो एनर्जी ज़्यादा समय तक नहीं रहती। लेकिन जो हम खुद से एनर्जी इकट्ठी करते हैं ना, वो ही काम करती है। इसलिए यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ ये सब आपकी, कि मतलब ये मत कि हम उसकी वीडियो सुन लें, वो ऐसे बता रहे हैं कि हर किसी व्यक्ति की सिचुएशन अलग होती है। किसी के साथ तो मतलब फैमिली वाले मतलब करते हैं सपोर्ट, किसी के फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते। कोई जॉब करते हैं, कोई जॉब नहीं करते, जॉब के साथ तैयारी करते हैं, किसी के साथ कैसी परेशानी है। तो हर किसी की समस्या अलग है। अगर हम एक व्यक्ति की बात सुनकर, हम सब एक व्यक्ति की बात हम 1000 व्यक्ति सुने और सोचे हम ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, तो उसकी मतलब परिस्थितियाँ अलग रही होंगी, सबकी अलग अलग होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो मतलब मैं जो कहना चाह रही हूँ वो चीज़ आप समझोगे, ठीक है। क्योंकि एक अच्छे मतलब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो टीचर बनने जा रहे हो, तो उसमें बहुत बड़ा स्तर है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मेहनत से अपना तैयारी करो अपने आप से, ठीक। मतलब दूसरे को ना समझाना पड़े कि हाँ ऐसे, यही कहना है। बाकी आपको जो अच्छा लगे आप स्वतंत्र हो कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियाँ हैं। मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियाँ हैं। और इन्होंने जो इनके मतलब मैथिली शरण गुप्त के काव्य गुरु कौन है? वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो इसी वे में इन्होंने ये पंक्तियाँ कही गई हैं। और मैथिली शरण गुप्त जो द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि अगर आ जाए ऑप्शन में देखिए, तो मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवियों में गिने जाते हैं। हरि गीतिका के बादशाह भी कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। और राम भक्त कवि हैं। मैथिली शरण कैसे हैं? जैसे ऑप्शन में आ जाए मूलतः राम मतलब मैथिली शरण कैसे कवि हैं, तो वो राम भक्त कवि हैं। एक आपकी जानकारी के लिए बताऊं, मुझे ध्यान आ गया कि कम्युनिटी बॉक्स में मैंने पोस्ट करे थे क्वेश्चन, मैं डेली करती हूँ 8-10 उसमें देखना। तो उसमें रामचरितमानस की भाषा ही तुम भूल रहे हो, ठीक है। कि रामचरितमानस की भाषा ब्रज भी लगाए हुए हैं। अब ये देखो कि उन क्वेश्चनों से देखना कि तुम्हारा कंपटीशन कितने व्यक्तियों से है। मतलब एक छोटी छोटी चीज़ें मैंने मतलब सरल क्वेश्चन भी उसमें मैंने टाइप करे थे कि देखती हूँ सरल क्वेश्चनों से कितना। तो ये देखो, आप सोचते हो ना ये सरल क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर आए, और वो सारे क्वेश्चन लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चन है जो टाइप किए थे मैंने, उसमें हैं डले हुए। तो इसलिए ये देखो कि लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो वो तो गलत ना हो, जो आगे वाले वो तो आप तैयार करोगे ही, ठीक है। आगे देखते हैं। इति वृत्तात्मकता किस युग की प्रमुख विशेषता है? तो इति वृत्तात्मक किस युग की प्रमुख विशेषता है? तो ये द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता है। और भारतेंदु युग की विशेषता क्या थी? इसमें समस्या पूर्ति की विशेषता थी भारतेंदु युग में। और छायावाद में क्या पाया जाता है? रहस्यवाद पाया जाता है। और छायावाद में रहस्यवाद सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? मीराबाई में, वो सॉरी दोस्तों, जो वह है, अरे, महादेवी वर्मा। आगे देखते हैं। वैदेही वनवास के लेखक हैं। तो वैदेही वनवास के लेखक हैं, तो वैदेही वनवास के लेखक कौन है? ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है वैदेही वनवास के लेखक। और वैदेही वनवास किससे संबंधित है? ये राम सीता से संबंधित रचना है वैदेही वनवास। और इसमें सर्ग पूछ लें किससे, मतलब कितने हैं? 18 सर्ग हैं इसमें। प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। तो इसमें कितने? 18 सर्ग हैं। और खड़ी बोली के महाकवि कौन है? जो खड़ी बोली के महाकवि कौन है? तो वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। तो द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार कौन मान जाते हैं? मुकुटधर पांडे।
अब मुकुटधर पांडे और लोचन प्रसाद पांडे, ये दोनों जो है ना, अगर पूछा जाए ऑप्शन में क्वेश्चन आया हुआ है ये कि पांडे बंधु के नाम से जाना जाता है, किसे किसे जाना जाता है पांडे बंधु के नाम से, तो वो मुकुटधर पांडे और लोचन प्रसाद पांडे को जाना जाता है। और छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, वो भी मुकुटधर पांडे ने किया था। रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता हैं, तो रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है, वो है मैथिली शरण गुप्त। और रंग में भंग रचना जो है इनकी ये पहली मतलब काव्य रचना है, रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त की जी। और इसमें जो दे रखा है इन्होंने वर्णन राजपूताने घराने की मतलब एक कथा दे रखी है जो है इसमें। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, प्रियप्रवास है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, खड़ी बोली का महाकाव्य कौन सा है, प्रियप्रवास है। अब ये क्वेश्चन जो मैं करा रही हूँ, ये क्वेश्चन तो ऐसे हो जाने चाहिए, रट जाने चाहिए कि इनमें से कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आए तो मतलब आपके खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है, तो इसमें से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है, रसज्ञ रंजन। तो रसज्ञ रंजन क्या है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। वैदेही वनवास काव्य ग्रंथ है, ये भी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का। पथिक रामनरेश त्रिपाठी जी की रचना है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है, तो साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है, नवम सर्ग है। और साकेत की नायिका कौन है, मतलब उर्मिला है, जो लक्ष्मण की पत्नी है। और इसमें किसका वर्णन दे रखा, उर्मिला का ही वर्णन दे रखा। और इस पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था। ये क्वेश्चन पूछा गया कि साकेत पे कौन सा पुरस्कार मिला था, तो इस पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है, तो वह है चौके चौबदे और चौके चौबदे, चुगदे चौबदे। ये सब किसकी रचना है, रसकला से इनकी मतलब एक रचना है जिसमें रस से संबंधित वर्णन दे रखा है इन्होंने। द्विवेदी युग के संपूर्णता प्रतिनिधि कवि हैं, तो द्विवेदी युग के संपूर्णता प्रतिनिधि कौन से हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं। देखो ये क्वेश्चन इस तरह से आया था। भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है, तो भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है, तो इसमें राष्ट्रीय भावना है भारत भारती में। और भारत अगर पूछा जाए मतलब मैथिली शरण गुप्त की मतलब ख्याति का आधार क्या है, तो वो है भारत भारती। और भारत भारती लिखने पर ही जो महात्मा गांधी थे उन्होंने इन्हें राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी थी। आगे देखते हैं। रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में है, तो रत्नाकर जी की रचना है गंगा अवतरण, और किस छंद में है, रोला छंद में है। और कितने सर्ग हैं इसमें, 13 सर्ग हैं, ठीक है। और ये रत्नाकर जगन्नाथ दास रत्नाकर और सत्यनारायण कविरत्न, ये ऑप्शन बहुत बार पूछा गया है कि कौन से ऐसे हैं जो आधुनिक काल में जब काव्य की भाषा खड़ी बोली बन चुकी थी तब भी मतलब ब्रज भाषा में रचनाएं कर रहे थे, तो वो दो ही लेखक थे। बाकी और भी थी लेकिन मुख्यतः इनके ही बारे में पूछा जाता है। भक्ति काल के ग्रस्त जीवन का जैसे सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसे ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है, तो ये है मैथिली शरण गुप्त में। किसान के रचनाकार हैं, तो किसान के रचनाकार कौन है, तो किसान किसकी रचना है, तो यह है मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। और मुझे किसान रचना है इसमें एक सामान्य किसान के जीवन का मतलब संघर्ष की कथा दे रखी है इन्होंने, ठीक है। और मैथिली शरण गुप्त ने माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का अनुवाद किया था, किस नाम से, मधुपुप नाम से किया था। अधिकार खोकर बैठे रहना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु का भी दंड देना धर्म है। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किस ग्रंथ से उद्धृत हैं, तो ये जयद्रथ वध से हैं। और जयद्रथ वध किसकी रचना है, ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है, 1910 की रचना है ये इसकी, सॉरी दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त जी की। और कुरुक्षेत्र रचना जो है आधुनिक युग की, अगर गीता पूछे तो कौन है, कुरुक्षेत्र। रश्मि रथी का नायक कौन है, कर्ण है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ऊपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं, तो ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियाँ हैं और भारत भारती से ली गई पंक्तियाँ हैं। प्रकाशन काल की दृष्टि से मैथिली शरण गुप्त के काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम है, तो मैथिली शरण गुप्त की
का मतलब जो रचनाएं दे रखी इनका मतलब सही अनुक्रम कौन सा है, तो वो ऑप्शन बी सही होगा, जयद्रथ वध, पंचवटी, यशोधरा और विष्णुप्रिया। तो जयद्रथ वध है 1910 ईस्वी की, और पंचवटी 1925 ईस्वी की, यशोधरा 1933 ईस्वी और विष्णुप्रिया 1957 ईस्वी की रचना। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता द्विवेदी युगीन काव्य की नहीं है, तो द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषता कौन सी नहीं है, तो वो है ऑप्शन डी, स्वानुभूति की प्रत्यक्ष विप्रति। और जो है उन्हें देख लेते हैं। इतिवृत्तात्मकता, ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछी आ चुकी। द्विवेदी युग की विशेषता, सुधारवाद, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा। सबसे बड़ी बात जो काव्य के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा की थी, इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का और सरस्वती पत्रिका का। नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता हैं, तो नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता कौन है, लीलाधर जुगुड़ी हैं। अब अगर आ जाए ऑप्शन में कि नाटक जारी है कविता है, उपन्यास है, कहानी है, क्या है, तो ये है कविता, नाटक जारी है। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है, तो आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति क्या है, छायावाद। अब प्रथम उत्थान मतलब भारतेंदु युग, द्वितीय उत्थान द्विवेदी युग और तृतीय उत्थान छायावाद। ठीक है, इस तरह से ये जो वे हैं रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने उत्थान के रूप में दिया था प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। ठीक है, इस तरह से छायावाद तक उन्होंने दिया था, मगर जो आगे के कवि हैं ना, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, वो उनके साहित्य में नहीं मिलता। आगे से ये एक बात का ध्यान रखना, अगर प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और आगे के जितने साठोत्तरी कविता, आधुनिक नई कविता, मतलब उनसे संबंधित जो भी आए, तो समझ लेना कि या तो वो बच्चन सिंह के या रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के मतलब इतिहास से पूछे गए क्वेश्चन है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास में केवल छायावाद तक ही है ये। ठीक, अगर ऑप्शन में रामचंद्र शुक्ल भी है तो उधर मतलब ये सोचना कि ये तो सिर्फ छायावाद तक ही है, तो ये आगे तो मतलब इनका होगा ही नहीं। ये आगे देखते हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, पंक्ति किस रचना में है, तो पंक्ति किस रचना की है, तो नारी तुम केवल श्रद्धा हो, तो ये लज्जा सर्ग से ली गई हैं। और किसकी पंक्ति हैं, कामायनी की पंक्ति है। कामायनी में कितने सर्ग हैं, 15 सर्ग हैं। और कामायनी के मनु मन का, श्रद्धा हृदय का, ईडा बुद्धि का और कुमार मानव का, इस तरह से ये प्रतीक पूछे जाते हैं। ठीक है, और इनके सर्ग क्रम से याद कर लेना, क्योंकि पूछे जाते हैं प्रथम सर्ग कौन सा और फोर्थ सर्ग कौन सा, या लास्ट का पूछ लेंगे। इस तरह से चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईडा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। 5-5 करके याद करना। मैंने 5-5 करके याद करे थे, क्योंकि एक साथ तो नहीं होती। 5 एक बार, 5 एक बार, 5 एक बार, 3 क्रम में याद करना, आसानी से हो जाएंगे। किस छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, किस छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता, वो सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है। और सुमित्रानंदन पंत के बचपन का नाम क्या था, गोसाई दत्त था। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है, तो वो मिलती है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के। ठीक है, और ये इनकी किस उससे ली गई पंक्तियां हैं, ये राम की शक्ति पूजा से ली गई पंक्तियां हैं इनकी। इनकी रचना है एक सरोज स्मृति, जो इन्होंने अपनी बेटी के वियोग में लिखी थी। तो हिंदी का शोक गीत कहा जाता है उसे, और हिंदी का मेघदूत कहा जाता है आंसू को, जयशंकर प्रसाद की रचना है जो। हरिओज जी के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। हरिओज जी के प्रिय प्रवास में जो महाकाव्यों में सर्गों की कितनी संख्या है, महाकाव्य जो प्रिय प्रवास है इसमें 17 सर्ग हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुके हैं। जैसे एक तो पद्मावत में कितने खंड हैं, और एक पद्मावत में, और एक रचना है साकेत में, और प्रिय प्रवास में, वैदेही वनवास में, और 2-3 रचनाएं हो रही हैं जो कि मतलब पूछे आ चुके हैं कि इसमें कितने सर्ग हैं, कितने खंड हैं। ठीक है, कलाधर और वो पद्मावती, शायद पद्मावत में कितना समय है। ठीक है, कलाधर उपनाम से रचना करने वाले का नाम है, तो कलाधर उपनाम से रचना करने वाले का नाम है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के बचपन का नाम क्या था, अगर झारखंडी, और कलाधर उपनाम से रचनाएं कौन करते थे, जयशंकर प्रसाद करते थे।
दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, काव्य पंक्तियाँ किस कृति की हैं? तो दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, ये काव्य पंक्तियाँ सरोज स्मृति से निराला की रचना है। जो निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, तो इसमें से एक कथन गलत है, बताना है कौन सा गलत है। तो वो है इरावती प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है। इरावती जयशंकर प्रसाद की कहानी नहीं है, जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है, वो भी अधूरा उपन्यास है। कंकाल, तितली और इरावती इनका अधूरा उपन्यास है। कामायनी प्रसाद द्वारा लिखा गया महाकाव्य ये सही है। आशु प्रसाद द्वारा लिखित खंडकाव्य ये भी सही है। काव्य कला तथा अन्य निबंध प्रसाद द्वारा रचित निबंध संग्रह है, ये भी सही है। जो गलत हैं वो तो हम देखते ही ऑप्शन में, लेकिन जो सही है उन्हें भी देखो, क्योंकि जैसे यही तो पूछते हैं, जैसे कई बार पूछ लेते हैं कि इसमें छायावाद की विशेषता है कौन सी नहीं, प्रगतिवाद की विशेषता है नहीं, असंत काव्य की कौन सी नहीं है, सूफी का मतलब जो सी नहीं है उससे तो जो है उन्हें भी तो देखना है, क्योंकि आगे वो पूछ लें कि कौन सी है नहीं। ठीक है, क्वेश्चनों को मतलब एक वो करके पढ़ना सीखो, मतलब जिससे तुम्हें आगे कोई समस्या ना हो। आगे देखते हैं, छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं। तो छायावाद की विशेषताएं कौन सी हो सकती हैं? विशेषण अभिप्राय, स्वच्छंद भावावेश और मूर्ति विधान। ठीक है, ये तीनों विशेषताएं किसकी? छायावाद की। और इतिवृत्तात्मकता किसकी है? द्विवेदी युग की है। सुमित्रा नंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई? तो वो हुई है पल्लव में। जो इनकी परिवर्तन कविता है तो वो प्रकाशित किस में हुई थी? पल्लव में। और ये आज के हमारे क्वेश्चन थे। और सुमित्रा नंदन कमन का जन्म कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा गया। तो सुमित्रा नंदन का जन्म कहाँ हुआ था? नंदन पंत का ये कौसामी के अल्मोड़ा गांव में हुआ था, अल्मोड़ा के कौसामी में हुआ था। ठीक है। और संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि किसे कहा जाता है? पंत जी को कहा जाता है। जैसे ओज औदात्य के कवि कौन है? निराला है। ठीक है, आज के अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। बस मेरा कहने का औचित्य यही था, शुरू में मैं आपको जो समझाना चाह रही थी सिर्फ यही कि हर व्यक्ति की सिचुएशन अलग होती है, अपनी सिचुएशन हर व्यक्ति की अलग होती है। बस दूसरे को देख के प्रेरित हो कि ये ऐसे करे, तो वो प्रेरणा मतलब थोड़ी देर रहती है। अंदर से प्रेरित होकर मेहनत करो, जरूर सफलता मिलेगी। और कभी भी होपलेस मत हो, अंदर से ये मत सोचो कि हमें नहीं मिलेगी, मेहनत कर रहे हैं तो। अगर थोड़ा अपनी तरफ से 100% देना, अपनी तरफ से कभी भी ये मत सोचना कि हमने थोड़ा मतलब आज कम पढ़ने गया। अगर आपने 100% करा है, अगर आप किसी वजह से रह भी जाते हैं ना, मतलब असफल हो भी जाते हैं, तो अंदर से दुख नहीं होगा। लेकिन आप जब कहीं कोई कमी छोड़ते हैं और आप रह जाते हैं ना, वो दुख सबसे ज़्यादा होता है कि वो अपने आप ही तुम अंदर दुखी रहते हो कि शायद थोड़ी सी मेहनत और कर लेते, थोड़ा सा और कर लेते, थोड़ा वक्त निकाल लेते। ठीक है, सबसे बड़ी बात थोड़ा रिलेशन से थोड़ा दूर बचो, मतलब आने जाने का जो है, जहाँ अगर काम चल जाता है वो बचा लो। ठीक है, ये चीज़ें हैं जो थोड़ा अपना टाइम मैनेज कर लेते हैं व्यक्ति अपना। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।